मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये है। एथेन आणविक सूत्र दिया हुआ है आपको, देखिए C2H6 में सहसंयोजक आबंध है, ठीक है, सहसंयोजक आबंध है। तो सहसंयोजक आबंध क्या होता है? जब दो परमाणु की बाह्य कक्षा आपस में क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉनों का साझा करती हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? सहसंयोजक आबंध या सहसंयोजी आबंध कहते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल आप जानते हैं कार्बन, जैसे आपका H2O है हाइड्रोजन, और उसको तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन के 2 अणु हैं यहाँ पर और ऑक्सीजन का 1 है। तो हाइड्रोजन का कितना है? परमाणु क्रमांक 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8 होते हैं। पहली कक्षा में कितने आएंगे? पहली कक्षा में आपके 2, दूसरी कक्षा में बचे कितने? 6। तो इसको ये आपस में क्या करेंगे? साझेदारी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन का 1 की जगह हम क्या करेंगे? 2 करेंगे, 2 हाइड्रोजन परमाणु हो जाएंगे, ठीक है। 2 हाइड्रोजन परमाणु होंगे तो क्या होगा? 2 से गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे? आपस में साझेदारी करेंगे, ठीक है। तो जिससे क्या होंगे? ये अपना अष्टक पूरा कर लेंगे। इसी को क्या कहते हैं हम? इस साझेदारी को क्या कहेंगे हम? सहसंयोजी आबंध या कोवलेंट बॉन्ड अंग्रेजी में, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको बढ़ते हैं आगे, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। ये अधिकांशतः कहाँ होता है? गैर धातुओं में होता है। गैर धातु मतलब अधातुओं में से इसका H+H के बीच भी हो रहा है, कार्बन कार्बन के बीच हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के परमाणु मिलके क्या बना रहे हैं आपके? देखो यहाँ से क्या हो रहा है? देखो कार्बन कार्बन तो हाइड्रोकार्बन के साथ बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन क्या क्या बन जाएगा? H2 बन जाएगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ करेगा तो क्या बनेगा? O2 बनता है, ठीक है। इस प्रकार से चलता है। तो ये क्या है? सब सहसंयोजी आबंध है, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन में। क्या दिया गया? देखो क्वेश्चन कहा है एथेन। एथेन को हम क्या लिखेंगे? देखो H2 है, C2 है, कार्बन कार्बन परमाणु है, और इसके साथ क्या दिए हैं? हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन कितने टोटल? 6 हैं, ठीक है। अष्टक पूरा कैसे होगा? इस प्रकार से इसका दिखाएंगे आप, ठीक है। एथेन है तो सिंगल बॉन्ड रहेगा इनमें, ठीक है। 2 कार्बन परमाणु होगा, 6 हाइड्रोजन के परमाणु हमने व्यवस्थित कर दिए 2-2 कार्बन परमाणु के साथ। 3 एक के साथ आ गए, 3 एक के साथ आ गए, और कार्बन कार्बन के बीच क्या हुआ? 1 बॉन्ड लग गया। तो ये क्या है? ये सभी क्या है? सहयोजी आबंध है। एक एक परमाणु का क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। H और देखो एक हाइड्रोजन परमाणु, एक कार्बन परमाणु, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन तीसरे हाइड्रोजन से वो कर रहा है, सहसंयोजी आबंध बना रहा है, ठीक है। तो क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु के बीच क्या है? सहसंयोजी आबंध है। अब हमें बताना क्या है? एथेन में सहसंयोजी आबंध हैं। तो एथेन में कितने सहसंयोजी आबंध है? देखिए यहाँ पे आपके, यहाँ पे सहसंयोजी आबंध हैं कितने? जितने दिख रहे काउंट कर लीजिए कितने हैं। ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और 6 तो ये हो गए, और एक ये बीच में है देखो ये वाला 7। तो टोटल कितने आबंध बन रहे हैं? 7 बन रहे हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप इसको ऐसे करके भी समझ जाएंगे। आप देखो हटा दे रहा हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ये क्या है? हमारे सहसंयोजी आबंध। तो कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं? एथेन में 7 होता है। और अगर यहीं पे पूछ दिया जाए कि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजी आबंध है, तो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने हैं? देखो हमारे कार्बन कार्बन परमाणु हमें दिखाई दे रहा है, ये देखो ये हैं 2 कार्बन परमाणु, इनके बीच में कितने सहसंयोजी आबंध है? 1 है, ठीक है। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच पूछा जाए तो कार्बन कार्बन के बीच पूछेंगे तो कितना होगा? 1 सहसंयोजी आबंध, ठीक है। ये क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा? एथेन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितना बंध है? सहसंयोजी आबंध है, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ पर? तो ये हमारा क्या हो गया? पहले वाले का आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जितने भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में कराने वाले हैं MCQs के, ये सारे डिटेल में कराएंगे। MCQ तो खाली वैसे हैं, हम एक्सप्लेन के साथ समझेंगे तो, और ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए क्या रहने वाला है? बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों का शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब करने को अलग से नहीं बोलूँगा आपको। चलिए करते हैं शुरू। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित
अभिक्रिया में उपचायक पदार्थ है, उपचायक पदार्थ है। देखो उपचायक पदार्थ क्या है, देखो क्या है अभिक्रिया, अभिक्रिया है हमारी CuO प्लस H2, क्या बन रहा है Cu प्लस H2O। तो यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ जब अभिक्रिया कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन हट जा रही है और क्या बन रहा है, जल बन रहा है। तो देखो कॉपर ऑक्सीजन को हटा रहा है, ठीक है, ठीक है, कॉपर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को हटा रहा है। तो उपचायक क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये पदार्थ क्या कहलाएगा, उपचायक कहलाएगा, कौन सा, कॉपर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा उपचायक, उपचायक हमारा हो जाएगा कॉपर। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, ठीक है, ठीक है। जो तत्व क्या करे, इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा तो क्या होगा उसमें, वो उपचायक कहलाएगा, ठीक है, उपचायक पदार्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपचायक पदार्थ लिख देंगे हम, क्या होगा, कॉपर, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, Cu, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, उपचायक पदार्थ हो गया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को त्याग रहा है, ठीक है। और उपचयित कौन सा पदार्थ हो रहा है, उपचयित अगर पूछा जाए तो किसके साथ जुड़ी है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ किसके लिए साथ रही, हाइड्रोजन के साथ। तो अगर उपचायक पदार्थ हो जाए तो कॉपर होगा, और उपचयित होने वाला पदार्थ ठीक है, उपचयित पदार्थ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रही, उपचयित हो रही, क्यों, क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा, समझ में आ रहा है। हाँ चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस प्रकार की औषधि का प्रयोग करते हैं। अपच को क्या कहते हैं, अपच क्या हुआ, एसिड बनना, ठीक है, अपच हुआ बॉडी में, पेट में आपके क्या एसिड जब बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपच कहते हैं। डाइजेशन खराब होता है तो उसमें क्या, किसका प्रयोग करते हैं, प्रति अम्ल, किसका उपयोग करते हैं, प्रति अम्ल, या जिसे क्या कहते हैं हम, एंटी एसिड भी कहते हैं, ठीक है, प्रति अम्ल या एंटी एसिड। तो प्रति अम्ल देखो, एंटी एसिड कौन सा है, ये ऑप्शन थर्ड, क्या एंटी एसिड या प्रति अम्ल, ठीक है। इसको प्रति अम्ल भी बोला जाता है, हिंदी में कहेंगे क्या, प्रति अम्ल, ठीक है। ये है आपका प्रति अम्ल, क्या कहेंगे, एंटी एसिड, एंटी एसिड या प्रति अम्ल, ठीक है। अपच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एंटी एसिड का। ये आपका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम का क्या कार्य है। तो जाइलम का कार्य क्या है भैया, जो जाइलम है वो जल का वहन करता है, क्या करता है, जल का वहन करता है। जाइलम से जे है, जे से जल का वहन, ठीक है। और अगर पूछा जाए फ्लोएम का करता है तो वो करता है खनिज लवण और जल का वहन, उसका खनिज लवण और भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है, ठीक है। जाइलम का कार्य क्या है, जाइलम का कार्य है जल का वहन करना, और फ्लोएम का कार्य क्या है, बाकी जो है खनिज लवणों का और भोजन का क्या करना, विभिन्न भागों तक, पेड़ के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, वो काम किसका है, फ्लोएम का, ठीक है। तो जाइलम का कार्य जल का वहन करना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। मानव शरीर में पित्त का भंडारण होता है, मानव शरीर में पित्त का भंडारण होता है। देखो पित्त का भंडारण पूछा जाए तो कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है, ठीक है। मानव शरीर में पित्त का भंडारण कहाँ होगा, पित्ताशय में होगा, ठीक है। ये है आपका। बढ़ते हैं आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मस्तिष्क में नहीं होता है, गुर्दे में भी नहीं होता, ठीक है। गुर्दा मीन्स यहाँ पे गुर्दा किसको कहते हैं, किडनी को कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अग्नाशय पेट में क्या है, जिसमें आपका भोजन पकता है, जिसमें क्या होता है, इसमें जठर रस पाए जाएंगे। तो सिर्फ पाया किसमें आता है, पित्ताशय में पित्त रस पाया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे।
इसके बाद देखिए, परिपथ में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं, परिपथ में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को, तो परिपथ को छोड़ दीजिए, यहाँ से देखो परिभाषा बन रही है हमारी एक, आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। और प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक के द्वारा विद्युत के मार्ग में उत्पन्न अवरोध क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है। वोल्टेज क्या हो गया, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इलेक्ट्रॉनों को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वोल्टेज से नापते हैं। विभवांतर होता है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्टेज हो गया। ठीक है। ऊर्जा शक्ति वो भी दिखाते हैं यहाँ से। ऊर्जा संरक्षण संचारण, तो ऊर्जा संचारण भी क्या है, ऊर्जा का संचार करना, ये हो जाएगा। लेकिन आपका पूछा गया है आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। विद्युत धारा को किससे दिखाते हैं, विद्युत धारा को दिखाते हैं आई से। विद्युत धारा को किससे दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं। ठीक है। विद्युत धारा, ठीक है, किससे दर्शाते हैं, आई से। और इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है हमारा क्या होता है, एम्पियर। ठीक है। मात्रक क्या होता है हमारा, एम्पियर, एम्पियर में नापी जाती है। ठीक है। एम्पियर होता है। एम्पियर को किससे दर्शाते हैं, ए से दिखाते हैं और लिखते हैं इस प्रकार से। ठीक है। ये हो गया, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन दिया है, किसी उत्तल लेंस की क्षमता 2D है। ठीक है। क्षमता दी गई है, क्षमता दी गई है। क्षमता किससे दिखाते हैं, P से। P कितना है, 2D। D का मतलब क्या है, डायोप्टर। ठीक है। लेंस की क्षमता किस में नापी जाती है, डायोप्टर में नापी जाती है। और दे रखी 2D, तो निकालना कि इसकी फोकस दूरी याद करें। फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी क्या हो गई, F। इसको किससे दिखाते हैं, F से दिखाते हैं। ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, अगर मीटर में है तो मीटर में हम यूज करते हैं 1 अपॉन क्या, 1 अपॉन ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है। अगर मीटर में तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, मीटर। हम अगर एक ले रहे, अगर सेंटीमीटर में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर के लिए भी लिख देता हूँ। यहाँ पे मीटर की जगह 100 हो जाएगा, 100 एक की जगह 100 हो जाएगा, 100 अपॉन P। ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर में। और ये फॉर्मूला जो मेन फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये है आपका, दिखा दे रहा हूँ आपको। क्या, क्षमता बराबर P बराबर कितना, 1/F, किसमें, मीटर में। ठीक है। ये मेन फॉर्मूला आपका ये है। ठीक हो गया, ये आपका मेन फॉर्मूला। तो हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो F बराबर क्या होगा, 1 अपॉन P हो गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 100 लेना चाहे या 1 लेना चाहे, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है। तो 1 अपॉन 2 ले लीजिए। ठीक है। तो काट दीजिए, और अगर ऐसे नहीं करना है, सेंटीमीटर लेना तो सेंटीमीटर ले लेते हैं। काटने में दशमलव में नहीं आएगा, सीधे आ जाएगा पूरा। ठीक है। ऑप्शन में हमें यही दिए हैं, ऑप्शन यहाँ ऊपर कट गए लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 2 से काट दिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0 का 0, तो कितना आ गया, 50 मीटर। ठीक है। क्या है ये, फोकस दूरी। किसे दर्शाएंगे, F से। और फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला का मतलब ये है कि अगर 3 चीज़ें दे रखी तो उसमें कौन किसको खाता है। पहले सबसे निम्न स्तर आएगा, फिर उसके बाद उच्च आएगा, उसके बाद उससे उच्च आएगा। ठीक है। तो देखिए घास, गेहूँ और आम एक दूसरे को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है। घास, गेहूँ और आम एक ही कैटेगरी के हो गए। ठीक है। इसका देखो घास, बकरी, शेर। घास को कौन खाता है, बकरी खाती है। ठीक है। बकरी घास को खाएगी, और बकरी को कौन खा सकता है, शेर खाएगा। तो ये क्या है हमारा,
ये एक स्तर को दर्शा रहा है। क्या और भी ऐसा कोई दिया है क्वेश्चन में? देखो बकरी गाय हाथी, बकरी को गाय नहीं खाती और गाय को हाथी नहीं खाता, ये भी क्या है, सब एक ही कैटेगरी के हैं, शाकाहारी हो गए, ठीक है। तो ये भी नहीं, घास मछली और बकरी, घास को मछली नहीं खाती और मछली को बकरी नहीं खाएगी, तो ये भी स्तर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन बी, ठीक है, कि भैया घास, घास को कौन खाएगा? बकरी खाएगी, ठीक है। पादप हो गया, उसके बाद क्या हो गया? शाकाहारी हो गया, और उसके बाद शेर क्या है? बकरी को खाएगा। तो ये क्या है? ये आपकी आहार श्रृंखला है, कौन किसका भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है, प्राकृतिक रूप से, जो नेचुरल सिस्टम है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। एक विलेन नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, इस विलेन का पीएच मान होगा। तो नीले लिटमस को लाल कौन करते हैं? अम्ल करते हैं। कौन करते हैं? अम्ल करते हैं। पता है आपको? नीले लिटमस को लाल कौन करेगा? अम्ल, ठीक है। नीले लिटमस, नीले लिटमस को क्या करेगा? लाल कर देगा, ठीक है। तो और अम्ल क्या होते हैं? अम्ल का पीएच कितना होता है? 0 से 7 के बीच। यहाँ लिख देंगे पीएच कितना? 0 से 7 के बीच। तो मतलब 7 से कम कह देंगे, 0 से बड़ा और 7 से कम, ठीक है, ये होता है 0 से बड़ा और 7 से कम। देखो यहाँ कोई संख्या दी है, देखो 0 से बड़ी और 7 से कम, देखो दिख रही है आपको? जी हाँ बिल्कुल, नंबर 4। नंबर 4 में क्या है? 4 क्या होगा? 4 क्या होगा? अम्लीय होगा, 4 होगा। पीएच मान कितना होगा? पीएच 4 होगा, ठीक है, जो कि क्या है? अम्लीय है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या, एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। ये होता हमारा एथेनोइक अम्ल। तो देखिए ऐसा कोई है क्या? CH3COOH, देखिए ये है CH3COOH, ये क्या है? एथेनोइक अम्ल, ठीक है। क्योंकि एथेनोइक क्यों नाम है इसका? क्योंकि इसमें 2 कार्बन परमाणु हैं, इसलिए क्या हुआ? पहले 1 कार्बन परमाणु होता है तो हम मैथ कहते हैं, नंबर 2 होते हैं तो एथ हो जाता है, ठीक है, ठीक है, एथ हो गया। और क्या है इसमें? ओइक क्रियात्मक समूह जुड़ा है तो एथेनोइक हो जाएगा, एथेनोइक, ठीक है, एथेनोइक कहेंगे इसको, ठीक है। तो क्या हो गया? एथेनोइक। ये क्या है हमारा? एथेनोइक। क्या है? एथेनोइक अम्ल, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड वो होते हैं जो क्या करते हैं? अम्लों के साथ अम्लीय व्यवहार करते हैं और क्षारों के साथ क्षारीय व्यवहार करते हैं, ठीक है। अम्लों के साथ अम्लीय व्यवहार और क्षारों के साथ क्षारीय व्यवहार। तो ऐसा उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है? तो आपको याद होना चाहिए, आपने पढ़ रखा है, क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है हमारा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, क्या कहते हैं उसे? उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक। अम्लों के साथ अम्लीय व्यवहार करते हैं और क्षारों के साथ क्षारीय व्यवहार करते हैं, इसका नाम क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। आपसे कई बार क्वेश्चन 1 नंबर पे पूछ लेता है एमसीक्यू के साथ अलावा कि किन्हीं 2 क्या ऑक्साइडों के नाम बताइए, ठीक है, किसके?
उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम बताइए। तो पहला क्या हो जाएगा आपका Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, Al2O3 ये क्या है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। और अगर दूसरा पूछा जाए तो आपका SO2 CO2 ये भी क्या है उभयधर्मी ऑक्साइड है आपके, ठीक है। SO2 क्या है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी क्या हैं हमारे उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। और ये अधात्विक हो गए जो आपके SO2 और CO2 ये क्या होंगे हमारे अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक, ठीक है, अधात्विक कहेंगे इनको, ये धातु नहीं है। और जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये क्या है धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, ठीक है। समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन से, देखो इंसुलिन क्या है जंतु हार्मोन से, जंतुओं में पाता है जीव जंतुओं में, ठीक है। इंसुलिन जीव जंतुओं में, थायरॉक्सिन भी क्या होता है जीव जंतुओं में पाया जाता है, एस्ट्रोजन भी क्या होता है जीव जंतुओं में पाया जाता है, ठीक है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या है ये है पादप हार्मोन, ठीक है। साइटोकाइनिन किस में पाया जाता है पादप हार्मोन से पादपों में पाया जाता है पेड़ पौधों में, ठीक है, साइटोकाइनिन, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है तो पादप हार्मोन कौन सा है साइटोकाइनिन है। आगे बढ़ते हैं, देखो मानव नेत्र के जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मानव नेत्र के जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, ठीक है। तो प्रतिबिंब किस पे बनता है दृष्टि पटल पर, ठीक है, दृष्टि पटल पे बनता है, ठीक है। मानव नेत्र का जहाँ जो पर्दा होता है पीछे वास्तव में ये जिस पे बनता है इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस से जो रेज जाती है यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, इसको क्या कहते हैं दृष्टि पटल, ठीक है, दृष्टि पटल कहते हैं। पुतली कहाँ होती है पुतली आँख के आगे होती है, आपने आँख का वो देखा होगा, ठीक है। तो वहाँ आपको पता चल जाएगा, नहीं देखा तो आप अपनी बुक में देख लीजिएगा पता चल जाएगा वो कहाँ पर है। अभी मेरे पास यहाँ पर डायग्राम नहीं है तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप नेत्र के बारे में जानना चाहते हैं अधिक तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम नई वीडियो आपको पूरी डिटेल के साथ बता देंगे आपको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक है, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक है, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, देखो विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया, नहीं विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम होता है, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध हमने धारा का बताया था, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। वोल्ट किसका होता है विभवांतर का, मैं लिख दे रहा हूँ साथ में, वोल्ट होता है विभवांतर का, ठीक है। विभवांतर का मात्रक क्या है वोल्ट। एम्पियर किसका है विद्युत धारा का, विद्युत धारा। ओम मीटर किसका हो जाएगा प्रतिरोधकता का, ठीक है। और जो ओम है ये किसका होगा प्रतिरोध का, प्रतिरोध, ठीक है, ये प्रतिरोध का। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी दी गई है, ठीक है। फोकस दूरी को हम किससे दर्शाते हैं F से, ठीक है। फोकस दूरी किससे दर्शाएंगे F से। अवतल लेंस है तो ये हो जाएगी 20, ठीक है। और अवतल लेंस में क्या होगा उत्तल लेंस की हमेशा पॉजिटिव होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है माइनस में होती है, ठीक है। इतने सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक हो गया।
ठीक हो गया। तो और क्या करना है, क्षमता निकाल, क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f, सेंटीमीटर में दिए है ना, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 1/f को क्या कर देंगे हम सेंटीमीटर लिखें तो 100 हो जाएगा सेंटीमीटर में, तो वैल्यू पुट कर दीजिए 1/, कितना है -20, ठीक है। तो 100 है ना, 100 से करें तो 20 से काट दिए, 20 पंजे 100, क्या होगा माइनस, तो क्या हो गया P बराबर कितना आ जाएगा हमारा -5। क्षमता है तो क्षमता का मात्रक क्या होता है, D डायोप्टर, तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन 4, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बायोगैस का मुख्य अवयव है, ठीक है। बायोगैस का मुख्य अवयव है क्या है, देखो बायोगैस, ठीक है, जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं इसे, ठीक है, जीवाश्म ईंधन जो है, तो इसका मुख्य अवयव क्या है, मेथेन, क्या होगा, मेथेन होगा। बायोगैस से क्या निकलती है, मुख्य अवयव मेथेन गैस निकलती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या होती है, मेथेन गैस होती है, तो मुख्य अवयव क्या है, मेथेन है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है लेकिन बहुत कम मात्रा में, ठीक है। एथेन भी होती बहुत कम मात्रा में, और अमोनिया नहीं निकलता है, ठीक है, अमोनियम गैस नहीं निकलती। तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ मेन है मेथेन गैस, जो है बाकी गैस जो बहुत निम्न मात्रा में निकलती है, नगण्य मात्रा में निकलती हैं। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या निकलती है, मेथेन गैस निकलती है, ठीक है। और ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज की वीडियो के टॉप 10 क्वेश्चन हमारे जितने भी साइंस के MCQs थे, हमने डिटेल में इनको डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। साथ ही आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए अगर नहीं किया अभी तक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।